आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय उल्लास में शब्द शक्तियों का विवेचन चल रहा है। अभिधा शब्द शक्ति हमने समाप्त कर दी और अब हम लक्षणा के अवसान की ओर हैं। इस व्याख्यान में आचार्य मम्मटकृत लक्षणा का जो भी विवेचन है वह समाप्ति की ओर उन्मुख होगा। लक्षणा के विवेचन में हमने लक्षणा की परिभाषा और उसके प्रयोग की परिस्थितियों का अध्ययन किया। तदनंतर रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, फिर लक्षणा का भेद, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा और उसके पश्चात सारोपा और साध्यावसाना का गौणी और शुद्धाकृत भेद, उन सभी को हमने अच्छे से अध्ययन किया, पढ़ा। आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य मम्मट ने प्रयोजनवती जो लक्षणा है अथवा जो लक्षणा है उस लक्षणा का व्यंजना के आधार पर जो विभाजन किया है। इसे हम मूलतः विभाजन ना कहें अपितु यह कहें कि व्यंजना या व्यंग्यार्थ की जो अभिव्यक्ति है उसके अनुसार लक्षणा कैसी हो सकती है उसका विवेचन आचार्य मम्मट द्वारा किया गया है इन पंक्तियों में। मूलतः क्योंकि वे ध्वनिवादी आचार्य भी हैं, व्यंजनावादी आचार्य भी हैं, इसलिए समस्त प्रसंग जो है वह जाकर व्यंग्यार्थ से जुड़ जाता है। तो लक्षणा का भी जो प्रयोजनवती लक्षणा का स्वरूप है उसमें जो प्रयोजन की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वह व्यंग्यार्थ है या व्यंजना व्यापार से ही संभव होता है, इसलिए लक्षणा का ये जो तीन प्रकार, लक्षणा के जो तीन प्रकार आचार्य मम्मट ने कहे हैं ये व्यंग्यार्थ की अभिव्यक्ति के आधार पर ही कहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं आचार्य, व्यंग्येन रहिता रूढ़ौ सहिता तु प्रयोजने। व्यंग्येन रहिता, व्यंग्य से रहित है, रूढ़ौ रूढ़ी होने पर, रूढ़ौ वह लक्षणा, रूढ़ौ रूढ़ा लक्षणा होने पर अथवा रूढ़ी होने पर, व्यंग्येन रहिता व्यंग्यार्थ से रहित है। और प्रयोजनेतु प्रयोजनवती होने पर अथवा प्रयोजन होने पर, व्यंग्येन सहिता व्यंग्यार्थ के साथ है या व्यंग्यार्थ से युक्त होती है। रूढ़ौ रूढ़ा लक्षणा में अथवा लक्षणा के रूढ़िगत होने पर व्यंग्येन रहिता व्यंग्यार्थ से रहित होती है। और प्रयोजने प्रयोजन होने पर अथवा प्रयोजनवती लक्षणा होने पर सहिता सहित होती है। किससे? व्यंग्येन सहिता व्यंग्यार्थ से सहित होती है अर्थात व्यंग्यार्थ से युक्त होती है। प्रयोजनम ही वृत्ति में उसे स्पष्ट करते हैं ही, क्योंकि प्रयोजनम जो प्रयोजन है वह व्यंजन व्यापार गम्यम एव, व्यंजन व्यापार के द्वारा ही गम्य होता है, व्यंजना व्यापार के द्वारा ही बोध्य होता है। अर्थात रूढ़ा लक्षणा में कोई प्रयोजन नहीं है, वहाँ जो लक्षणा का प्रयोग है वह रूढ़ी के कारण, प्रसिद्धि के कारण होता है, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा में लक्षणा के प्रयोग का एक प्रयोजन होता है। तो अभिधा के बाधित होने पर हम लक्ष्यार्थ का प्रयोग करते हैं, यह तो स्पष्ट है, लेकिन लक्ष्यार्थ के प्रयोग का जो प्रयोजन है वह प्रयोजन सदैव व्यंग्य ही होता है, वह व्यंजना व्यापार के द्वारा ही बोध्य होता है। इसलिए कहा कि जो रूढ़ा लक्षणा है वह व्यंग्य रहित होती है और जो प्रयोजनवती लक्षणा है वह व्यंग्य सहित होती है। तच्च गूढ़म अगूढ़म वा, और तच्च वह जो है, कौन सी? प्रयोजनवती जो लक्षणा है अथवा व्यंजन व्यापार का जो अधिगम है, बोध है, वह गूढ़म अगूढ़म वा, गूढ़ हो सकता है अथवा अगूढ़ हो सकता है। तच्च का तात्पर्य है व्यंग्यम, वह जो व्यंग्य है, व्यंग्यार्थ है, वह गूढ़ हो सकता है अथवा अगूढ़ हो सकता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो इन 1.5 पंक्तियों के माध्यम से कारिका की पहली पूरी पंक्ति और उसके पश्चात आधा चरण जो है, इसके माध्यम से आचार्य मम्मट ने यहाँ लक्षणा को 3 प्रकार से परिभाषित कर दिया है। पहली लक्षणा अव्यंग्य लक्षणा जो कि रूढ़ी लक्षणा है, और दूसरी लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा जिसे इन्होंने कहा सव्यंग्य लक्षणा, और उसके 2 भेद किए, गूढ़ व्यंग्य लक्षणा और अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा। ठीक है, पहले 2 भेद हुए अव्यंग्य और सव्यंग्य।
अव्यंग्या जो है वह रूढ़ी लक्षणा है, और जो सव्यंग्या है वह प्रयोजनवती लक्षणा है। और सव्यंग्या लक्षणा भी पुनः दो प्रकार की हो जाती है, एक गूढ़ व्यंग्या और दूसरी अगूढ़ व्यंग्या। गूढ़ व्यंग्या वह है जहाँ जो व्यंग्यार्थ है वह बहुत गूढ़ है और गहरा है, अथवा प्रत्येक शब्द में प्रत्येक पंक्ति में व्यंग्यार्थ है, और वह जो बहुत सहृदय है उसी के लिए आह्लादक हो सकता है, आसानी से समझ आने वाला या कहें आसानी से आह्लाद की अनुभूति कराने वाला नहीं होता, वह गूढ़ व्यंग्य हो गया। और जहाँ पर हम साधारण रूप से सामान्य जन भी जहाँ पर व्यंग्यार्थ की अनुभूति कर पाता है वह अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा का भेद कहा गया। तो 3 प्रकार की हो गई। पहले 2 प्रकार की हुई, अव्यंग्या और सव्यंग्या। अव्यंग्या रूढ़ा लक्षणा है और सव्यंग्या के पुनः 2 भेद किए, एक गूढ़ व्यंग्या और एक अगूढ़ व्यंग्या। ये दोनों प्रयोजनवती लक्षणा के प्रकार हो गए। अब यहाँ पर आचार्य मम्मट गूढ़ा लक्षणा का उदाहरण देते हैं, गूढ़ व्यंग्या लक्षणा का उदाहरण देते हैं। कहा गूढ़म यथा, जो गूढ़ व्यंग्या लक्षणा है उसका उदाहरण जैसे कि मुखम विकसित स्मितम वशित वक्रम प्रेक्षितम समुच्छलित विभ्रमा गतिरपास्त संस्था मतिः उरो मुकुलित स्तनम जगनम असंबद्धोद्धुरम बतेन्दुवदनातनौ तरणिमोदगमो मोदते। अंतिम पंक्ति है बतेन्दुवदनातनौ, बत अरे अहो, इंदु वदना, इंदु चंद्रमा, तो चंद्रमा के मुख वाली अथवा चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली, तो इंदु वदना चंद्रमुखी अथवा चंद्रमा के समान मुख वाली के तनौ शरीर में तरुणिमोदगमो मोदते, तरुणिमोदगमो मोदते, तरुणिमा का नूतन यौवन का उद्गम मोदते, मुदित हो रहा है, मोद का अनुभव करा रहा है। बतेन्दुवदना तनौ, अहो इंदुवदना इस चंद्रमुखी नायिका या युवती के तनौ शरीर में तरुणिमा उद्गमः मोदते, नूतन यौवन का आविर्भाव मुदित हो रहा है या मोद प्रदान कर रहा है, या कहें आविर्भाव हो रहा है। कैसे, उसके लिए ऊपर की जो 3 पंक्तियां हैं उन 3 पंक्तियों में कथन किया उन्होंने। मुखम विकसित स्मितम, क्योंकि इसका मुखम जो मुख है, मुख विकसित स्मितम, स्मित मुस्कान और विकसित खिलना, तो मुख खिली हुई मुस्कान वाला है, या मुख पर स्मितम मुस्कान विकसित खिल रही है। वशित वक्रिम प्रेक्षितम, प्रेक्षितम प्रेक्षा दृष्टि चितवन, तो प्रेक्षितम इसकी दृष्टि ने वशित वक्रिम वक्रिमा को, टेढ़ेपन को, बांकेपन को वशित वश में कर लिया है। समुच्छलित विभ्रमा गति ही, जो इसकी गति है वह समुच्छलित उच्छलित होते हुए छलकते हुए विभ्रमों वाली है, हाव भाव वाली है। और अपास्त संस्था मति ही, इसकी जो मति है उसने संस्था को अपास्त कर दिया है, सीमाओं को छोड़ दिया है, नियमों का त्याग कर दिया है अथवा मर्यादा का त्याग कर दिया है। उरो मुकुलित स्तनम, इसका उरो जो वक्ष स्थल है उस पर स्तनम स्तन मुकुलित हो रहे हैं, खिल रहे हैं, कली के समान विकसित हो रहे हैं। और जगनम असंबद्धोद्धुरम, इसका जो जघन स्थल है, जंघाएं हैं, वे असंबद्ध उद्धुरम, असंबद्धता के कारण, दृढ़ गठन के कारण उद्धुर हैं, रति योग्य हैं, रति के सक्षम हैं। अहो इंदुवदना के शरीर में, इस चंद्रमुखी नायिका के शरीर में तरुणिमा का उद्गम, नूतन युवावस्था का आविर्भाव हो रहा है, या नूतन यौवन का उद्गम मोदित कर रहा है। मोदते सुशोभित हो रहा है, मुदित कर रहा है, सुशोभित हो रहा है। यहाँ पर गूढ़ व्यंग्या है यह, जो लक्षणा का प्रयोग किया गया है, और उस लक्षणा के प्रयोग का जो प्रयोजन है वह बहुत गूढ़ है। कैसे है, अब एक एक पंक्ति के माध्यम से हम उसे समझते हैं। देखिए, मुखम विकसित स्मितम, इसका मुख खिली हुई मुस्कान वाला है,
यहाँ पर वस्तुतः जो खिलना पद का प्रयोग किया, विकसित का प्रयोग किया, यह पुष्प का धर्म है, मुस्कान का धर्म नहीं है। अतः मुख्यार्थ बाधित होता है और तब मुख से संबद्ध होने के कारण उसका लक्षणा से बोध होता है कि मुख पर मुस्कान उभर रही है या मुख मुस्कान से युक्त है। तो यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग हुआ और लक्षणा के प्रयोग का जो प्रयोजन है वह बताना है कि जैसे पुष्प में सुगंध होती है, ऐसे ही इस नायिका के मुख पर जब मुस्कान खेलती है तो उससे एक सुगंधी का अनुभव होता है, सुंदर प्रतीत होती है। जैसे पुष्प में सौंदर्य और सुगंध दोनों ही है, ऐसे ही मुख पर जब मुस्कान खिलती है या मुस्कान आती है तो वह एक तरह से सुगंधि का कार्य करता है। दूसरी पंक्ति है, दूसरा चरण है, वशित वक्रिम प्रेक्षितम। दृष्टि ने वक्रिमा को वश में कर लिया है। अब दृष्टि में जो वशीकरण रूप चेतन का धर्म है वह संभव नहीं है ना। तो वहाँ पर मुख्यार्थ बाधित हुआ और तब वहाँ पर लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है। क्या लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है कि इसकी जो दृष्टि है वह स्वाधीन है, स्वाधीनता यहाँ पर लक्ष्य है और उससे अनुराग की अभिव्यक्ति होती है, ये यहाँ पर व्यंग्यार्थ निकलता है। समुच्छलित विभ्रमा गति है, इसकी गति में जो हाव भाव हैं वे समुच्छलित हो रहे हैं, छलक रहे हैं। तो गति में छलकना संभव नहीं है, मुख्यार्थ बाधित हो जाता है और तब लक्ष्यार्थ का प्रयोग होता है कि इसकी गति में हाव भावों का बहुत बाहुल्य है, बहुत अधिक है। तो यह लक्षणा हो जाती है हाव भावों का बाहुल्य और उससे उसका मनोहारिता, उसकी जो मनोहारिता है वह व्यंग्य है। व्यंग्यार्थ क्या निकलता है कि यह इसकी गति जो है अत्यंत मनोहारी है। अगली पंक्ति है, मति अपास्त संस्था। तो मति ने मर्यादा का त्याग कर दिया है। अब यहाँ पर त्याग रूप जो कर्म है वह चेतन का धर्म है और वह यहाँ पर बाधित होता है, मर्यादा का त्याग होना यहाँ पर बाधित होता है और तब गति में अधीरता है, यह लक्ष्यार्थ निकलता है और अनुराग की अधिकता यहाँ पर व्यंग्य है। फिर मुकुलित स्तनम, स्तनों में मुकुलित होना, यह पुष्प का धर्म है, कली का खिलना पुष्प का धर्म है जो वक्षस्थल के संदर्भ में बाधित होता है। तब वक्षस्थल की कठोरता, काठिन्य जो है वह लक्षणा से बोधित होता है और उससे व्यंग्यार्थ निकलता है कि वह आलिंगन के योग्य है। अत्यधिक कठोर स्तनों के कारण आलिंगन योग्यता यहाँ पर व्यंग्यार्थ हो जाती है। फिर पंक्ति है, जघनम असंबद्धोद्धुरम। जंघा में जंघाएं अवयवों के दृढ़ गठन के कारण रति योग्य है। तो यहाँ पर जो जंघाओं में स्फूर्ति है उसका बाध होता है और फिर उससे विलक्षण रति योग्यता लक्षणा द्वारा बोधित होती है और व्यंग्यार्थ क्या है, रमणीयता, रमणीयता उसका व्यंग्यार्थ हो जाता है। तरुणिमोद गमो, तरुणिमा का उद्गम। अब उद्गम होना भी चेतन, यहाँ पर यौवन में चेतन का धर्म मोद, मोदते जो है, मोद जो है वह मुदित होना, प्रसन्न होना, यह चेतन का धर्म है। लेकिन युवावस्था में चेतनता नहीं है तो वहाँ पर मोद रूप जो धर्म है वह बाधित होता है और तब तरुणिमा का उद्गम हो रहा है, उत्कर्ष हो रहा है, बढ़ रही है युवावस्था, यह लक्षणा से बोधित होती है और उसमें स्पृहणीयता जो होती है वह व्यंग्य हो जाती है, व्यंजना द्वारा उसका बोध होता है। तो यहाँ पर वस्तुतः प्रत्येक स्थान पर, प्रत्येक पद में हम कहें व्यंग्यार्थ विद्यमान है तो यह गूढ़ व्यंग्य लक्षणा का उदाहरण हो जाता है और यह गूढ़ व्यंग्य केवल जो अत्यंत सहृदय काव्यज्ञ मर्मज्ञ हैं केवल उन्हें ही इसका अधिगम हो सकता है। अर्थ का बोध हो जाएगा, अर्थ का अधिगम हो जाएगा, लेकिन क्या लक्ष्यार्थ है और क्या उससे व्यंजना निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, इसकी अनुभूति या इसका आस्वादन केवल सहृदय मर्मज्ञ काव्यज्ञ ही कर सकता है। इसलिए इसे यहाँ पर गूढ़ व्यंग्य लक्षणा कहा गया। अब अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा का उदाहरण देते हैं। अगूढ़म यथा श्री परिचयात् जड़ा अपि भवन्ति अभिज्ञा विदग्ध चरितानाम उपदिशति कामिनीनां यौवन मद एव ललितानि। श्री परिचयात् जड़ा अपि,
जड़ापि जो जड़ है, मूर्ख है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी श्री परिचयात श्री के परिचय से, लक्ष्मी के परिचय से अथवा लक्ष्मी के संबंध से अभिज्ञा भवन्ति अभिज्ञ हो जाते हैं, विशेष जानकार हो जाते हैं या विशेष चतुर हो जाते हैं, ज्ञाता हो जाते हैं, चतुरों के व्यवहार के ज्ञाता हो जाते हैं। विदग्ध चरिता नाम अभिज्ञा भवन्ति जड़ा अपि मूर्ख व्यक्ति भी श्री परिचयात लक्ष्मी के संबंध से या लक्ष्मी के परिचय से विदग्ध चरिता नाम चतुर व्यक्तियों के व्यवहार के अभिज्ञा भवन्ति ज्ञाता हो जाते हैं। चतुर व्यक्तियों के व्यवहार के ज्ञाता हो जाते हैं। कामिनी नाम यौवन मद एव, यौवन का मद ही कामिनी नाम रमणीय स्त्रियों में, कामिनियों में, ललितानि उपदिशति ललित हाव भावों का उपदेश देता है, सिखा देता है। यौवन मद कामिनी नाम कामिनियों को, ललितानि उपदिशति जो ललित हाव भाव है उनका उपदेश दे देता है। जड़ा अपि मूर्ख व्यक्ति भी श्री परिचयात लक्ष्मी के परिचय से विदग्ध चरिता नाम अभिज्ञा भवन्ति विदग्ध चरितों के चतुर व्यक्तियों के चरित्रों के अभिज्ञा भवन्ति ज्ञाता हो जाते हैं। यौवन मद युवावस्था का मद कामनी नाम कामनियों को, स्त्रियों को, रमणीयों को, ललितानि उपदिशति रति के जो हाव भाव है, विलास है, उनका उपदिशति उपदेश दे देता है, सिखा देता है। यहाँ वस्तुतः जो युवावस्था का मद है वह उपदेश नहीं दे सकता, क्योंकि उपदेश देना चेतन का धर्म है। तो उपदेश चेतन का धर्म है और वह युवावस्था में नहीं हो सकता, उसका होना असंभव है। अतः युवावस्था के कारण ललित हाव भाव प्रकट होने लगते हैं कामिनियों में, तो उनका प्राकट्य जो है वह लक्ष्यार्थ हो जाता है। उपदेश का अर्थ यहाँ पर लक्ष्यार्थ से प्राकट्य हो जाता है और बिना प्रयास के ही वे रति विलासों का ज्ञान उन्हें हो जाता है। यह यहाँ पर व्यंग्यार्थ निकलता है। किंतु यहाँ पर उपदेश पद जो है वह युवावस्था से संबंध नहीं स्थापित कर पाता, तब मुख्यार्थवाद और मुख्यार्थ योग से उपदेश का तात्पर्य अभिव्यक्त करना होता है। यह बात किसी सामान्य व्यक्ति को भी, जो बहुत अधिक सहृदय नहीं है, काव्यज्ञ नहीं है, मर्मज्ञ नहीं है, काव्य मर्मज्ञ नहीं है, तो उसे भी इस व्यंग्यार्थ का ज्ञान होना संभव है। इसलिए यहाँ पर व्यंग्यार्थ गूढ़ नहीं है अपितु अगूढ़ है। इसलिए गूढ़ न होने से यह साधारण व्यक्ति के द्वारा भी गम्य है, अतः यह अगूढ़ व्यंग्य लक्षणा का उदाहरण हुआ। तो रूढ़ी पहली अव्यंग्या लक्षणा, जिसे हम सामान्य रूप से कोई भी उदाहरण कह सकते हैं। कर्मणि कुशला उदाहरण में हम अगूढ़ व्यंग्या कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुशल पद जो है वह रूढ़ है और वहाँ पर कोई व्यंग्यार्थ नहीं है, प्रसिद्धि के कारण उस लक्षणा का प्रयोग हुआ। तो कर्मणि कुशला उदाहरण दिया, अगूढ़ व्यंग्या का, व्यंग्य रहिता का, अव्यंग्या लक्षणा का कर्मणि कुशला उदाहरण है और वह रूढ़ लक्षणा है। प्रयोजनवती लक्षणा को सव्यंग्य लक्षणा कहा गया और उसके दो भेद किए गए, एक गूढ़ व्यंग्या और एक अगूढ़ व्यंग्या। पहला पद्य गूढ़ व्यंग्या लक्षणा का था और दूसरा पद्य जो था वह अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा का उदाहरण कहा गया। अब समाहार करते हैं लक्षणा के प्रसंग का। तदेशा कथिता त्रिधा, तो यह भी तीन प्रकार की कह दी गई। तत् तो ऐशा यह लक्षणा, त्रिधा कथिता तीन प्रकार से कह दी गई। अव्यंग्या, गूढ़ व्यंग्या, अगूढ़ व्यंग्या च। अव्यंग्या लक्षणा, गूढ़ व्यंग्या लक्षणा और अगूढ़ व्यंग्या लक्षणा। तद्भूर लाक्षणिकः, और तद्भू उसका जो आश्रयभूत है, उसका जो आश्रय है वह है लाक्षणिकः, लाक्षणिक शब्द। तद्भू उस लक्षणा का जो आश्रयभूत है वह शब्द कहलाएगा लाक्षणिकः, लाक्षणिक शब्द।
शब्द इति संबध्यते, यहाँ शब्द का संबंध लाक्षणिक से है। तद्भु तदाश्रय, तद्भु का तात्पर्य है उसका आश्रय अर्थात लक्षणा का आश्रय। तो तद्भु उस लक्षणा का, लक्ष्यार्थ का जो आश्रय है वह है लाक्षणिक, और इसके साथ हम शब्द को संबद्ध कर देंगे तो वह कहलाएगा लाक्षणिक शब्द, अर्थात लक्ष्यार्थ को बताने वाला लाक्षणिक शब्द कहलाता है। और तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः, उस लाक्षणिक शब्द में जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाला व्यापारो व्यापार है वह व्यंजनात्मक व्यापार है, व्यंजन स्वरूप व्यंजनात्मक व्यापार है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने लक्षणा का प्रसंग समाप्त कर दिया। वस्तुतः पहले लक्ष्यार्थ को कहा और फिर उसको बताने वाला लाक्षणिक शब्द, उसका स्वरूप स्पष्ट किया, और साथ में यहाँ पर व्यंजना के लिए प्रसंग उपस्थित कर दिया कि लक्षणा के प्रयोजन को व्यंग्यार्थ के द्वारा ही जाना जा सकता है, इसलिए उसको अभिव्यक्त करने वाला जो होता है वह व्यंजना व्यापार होता है। अब आगे आचार्य मम्मट के द्वारा व्यंजना व्यापार के विषय में अर्थात व्यंजना का कथन किया जाएगा। अभिधा कह दी, फिर लक्षणा कह दी, और उसके पश्चात व्यंजना की बारी आएगी, अर्थात व्यंजना को कहा जाएगा। लक्षणा के प्रसंग में समापन करते हुए अंत में अगूढ़ व्यंग्या और अव्यंग्या सव्यंग्या और गूढ़ व्यंग्या अगूढ़ व्यंग्या का कथन इसलिए किया क्योंकि मूलतः ध्वनिवादी आचार्य हैं आचार्य मम्मट, और ध्वनि की स्थिति स्थापना तो आनंदवर्धन ने ही कर दी थी, किंतु उसे पुनः स्थापित करना अथवा रसपरक ध्वनि को काव्य का केंद्र बिंदु बनाना आचार्य मम्मट का एक तरह से कहें हम मूल उद्देश्य है। तो इसलिए उन्होंने लक्षणा के प्रसंग में लक्षणा के प्रयोजनों को व्यंग्यार्थ के साथ संबद्ध करते हुए अंत में 3 भेद कहे या 3 प्रकार कहे, और उससे व्यंजना व्यापार की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ भी मूलतः जब हम व्यंजना की बात करेंगे तो वहाँ पर अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना 2 प्रकार की व्यंजना कही जाएगी। पहली व्यंजना शाब्दी व्यंजना और दूसरी आर्थी। जो शब्द से संबद्ध है वह शाब्दी व्यंजना और जो अर्थ से संबद्ध है वह आर्थी व्यंजना। और जो शाब्दी व्यंजना है वह भी फिर 2 प्रकार की होती है, एक जो अभिधा मूला होती है और दूसरी जो लक्षणा मूला होती है। तो क्रमशः इन्हें अभिधा मूला व्यंजना को कहना चाहिए था, पर क्योंकि यहाँ पर लक्षणा से व्यंग्यार्थ की बात हो गई है, इसलिए जब आगे का प्रसंग शुरू करेंगे अर्थात व्यंजना का प्रसंग शुरू करेंगे तो पहले लक्षणा मूला व्यंजना को कहेंगे, तत्पश्चात अभिधा मूला व्यंजना को और पुनश्च आर्थी व्यंजना का कथन किया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ लक्षणा व्यापार का या लक्षणा के विवेचन का प्रसंग आचार्य मम्मट द्वारा समाप्त कर दिया गया। और इसके साथ ही जो इनके टीकाकार हैं उन टीकाकारों ने फिर अलग अलग प्रकार से तालिकाएं बनाते हुए समाहार किया कि वस्तुतः उन्होंने लक्षणा के कितने प्रकार बताए। आचार्य मम्मट ने समाहार रूप से या एक साथ एकत्रित करते हुए यह नहीं कहा कि इतने प्रकार की लक्षणा का विवेचन मैंने किया। उन्होंने सामान्यतः लक्षणा का प्रसंग आता गया और उसका प्रकार बताते गए। सबसे पहले लक्षणा के हेतुओं में रूढ़ि और प्रयोजन का कथन किया, जो कि हमें मानना चाहिए कि वह लक्षणा के प्रयोग की परिस्थिति है, भेद नहीं है, किंतु क्योंकि उसे अंत में आकर अव्यंग्य लक्षणा और सव्यंग्या से जोड़ा इसलिए कुछ टीकाकार उसे भी लक्षणा के भेद के रूप में कहते हैं। उसके पश्चात उन्होंने उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा का कथन करते हुए 2 भेद कहे, और फिर उसके बाद सारोपा साध्यवसाना और उन्हें शुद्ध और गौणी के आधार पर विभाजन करते हुए 4 प्रकार का वह भेद किया। शुद्धा सारोपा, गौणी सारोपा और शुद्धा साध्यवसाना और गौणी साध्यवसाना 4 भेद वो किए, और उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा 2 भेद वे आगे कहे। तो 6 प्रकार ये कह दिए गए, और उसके पश्चात अव्यंग्या सव्यंग्या और उसमें भी गूढ़ और अगूढ़ व्यंग्या 3 प्रकार यहाँ पर तदेशा कथिता त्रिधा के माध्यम से कहे। तो प्रदीपकार जो उनके टीकाकार हैं, प्रदीप टीका के लेखक हैं, उनके अनुसार आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 9 भेद किए हैं। पहले 6 भेद उपाधि भेद से, उपादान लक्षणा लक्षण लक्षणा और सारोपा साध्यावसाना के शुद्ध और गौणीकृत 4 भेद, और व्यंग्य की दृष्टि से उन्होंने 3 भेद किए, तो कुल 9 भेद कहे। लेकिन आचार्य मम्मट के जो टीकाकार नरसिंह ठक्कुर हैं
उन्होंने कहा कि आचार्य मम्मट ने लक्षणा के 13 भेद किए हैं। पहला रूढ़ी लक्षणा, दूसरा प्रयोजनवती लक्षणा। तो जो दूसरी लक्षणा है प्रयोजनवती, उसके उन्होंने 12 भेद किए। शुद्ध उपादान लक्षणा, गूढ़ व्यंग्या, शुद्ध उपादान लक्षणा, अगूढ़ व्यंग्या, शुद्धा लक्षण लक्षणा, गूढ़ व्यंग्या, शुद्धा लक्षण लक्षणा, अगूढ़ व्यंग्या। अर्थात उन्होंने उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, इन सबको शुद्धा और गौणी के साथ और गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या के साथ जोड़ते हुए 6 भेदों को 12 में परिवर्तित कर दिया और इस तरह से एक अव्यंग्या लक्षणा का भेद कहते हुए कुल 13 भेदों का कथन उन्होंने किया। आचार्य मम्मट के इसी लक्षणा प्रसंग का जो प्रभाव है वह आगामी आचारों पर दिखता है और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने तो फिर इसके 80 भेदों का कथन किया है। लेकिन आचार्य मम्मट ने समाहित करते हुए, एक तरह से कहें तो अत्यंत संक्षिप्त रूप में समस्त विस्तार को समाहित करते हुए लक्षणा के इन भेदों का कथन किया। और अगले व्याख्यान में हम व्यंजना को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।